हेलो रिसर्चर्स। क्या आपको भी रिसर्च पेपर लिखना मुश्किल काम लगता है और आप घंटों की मशक्क़त के बाद भी शुरुआत नहीं कर पाते? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में रिसर्च पेपर कैसे लिखें, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है रिसर्च पेपर का टॉपिक चुनना और लिटरेचर रिव्यू करना। मतलब कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप अपने रिसर्च पेपर में किस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। इसी सवाल को हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि किस टॉपिक पर रिसर्च पेपर लिखा जाए। तो आइए देखते हैं ऐसी 3 टिप्स जिनसे आपको रिसर्च टॉपिक चुनने में आसानी होगी। पहली बात यह है कि आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। आप ऐसा टॉपिक चुनिए जो सच में आपको आकर्षित करता हो। तो अगर आप ऐसे विषय पर काम करते हैं जो आपको पसंद है, उससे रिसर्च का पूरा सफ़र मज़ेदार और मोटिवेटिंग हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पहले से की गई रिसर्चेस को एक्सप्लोर करें। जो भी एरिया आपने चुना है उनमें पहले कौन सा काम हो चुका है और कौन सा काम नहीं हुआ है, ये आपको जानना है, जिससे आपको रिसर्च गैप मिल जाएगा और इसी गैप से आपको अपना यूनिक रिसर्च टॉपिक मिल सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि आप अपने प्रोफेसर से बात करें, क्योंकि उनके आइडियाज़ आपके आइडियाज़ से बेटर होंगे। तो उनका जो अनुभव है वो आपके टॉपिक को क्लियर और फोकस बना सकता है। कई बार वो ऐसे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं जो आपने नहीं सोचे होंगे। और एक बात है कि जो सेमिनार्स होते हैं उनमें कई बार थीम्स और सब थीम्स दी होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक पे लिखा जाए, तो आप ऐसे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनमें जो थीम्स और सब थीम्स हैं उनको सिलेक्ट करके आप अपना रिसर्च पेपर का टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। तो टॉपिक फाइनल होने के बाद आपका अगला काम है डिटेल लिटरेचर रिव्यू करना। वैसे लिटरेचर सर्वे आप टॉपिक डिसाइड करने के पहले भी करते हैं, पर उस समय का लिटरेचर रिव्यू उतना गहराई से नहीं किया गया होता। जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाता है तो आपको एक सटीक दिशा मिल जाती है पहले के शोध का गहराई से अध्ययन करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि पहले इस टॉपिक पर क्या क्या काम हो चुका है, यानी हम क्यों लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। आपको पढ़ना होगा कि दूसरों ने इस विषय पर क्या लिखा है, कौन कौन से विचार और तर्क सामने आए हैं और अब तक रिसर्च में क्या कमी रह गई है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके, ये जो कमी है इसी को हम रिसर्च गैप कहते हैं, यानी ऐसा एरिया जिस पर अभी ठीक से काम नहीं हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि ये सब जानकारी मिलेगी कहाँ से। तो सबसे आसान तरीका है गूगल स्कॉलर, क्योंकि आप लाइब्रेरीज जाएंगे और वहाँ खोजेंगे, उससे पहले आप गूगल स्कॉलर पे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए ही बनाया गया है। तो गूगल स्कॉलर पे आप साइटेशन काउंट देखकर, आप पब्लिकेशन का जो स्टैंडर्ड है, किस जर्नल में, किस क्वार्टाइल के जर्नल में पब्लिश किए गए हैं रिसर्च पेपर, इन सब जानकारियों को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं, और कितनी रीसेंट रिसर्च है इसको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से रिसर्च आर्टिकल्स आपके लिए ज़्यादा काम के रहेंगे। तो किसी आर्टिकल को जितना ज़्यादा बार दूसरी स्टडीज़ में कोट किया गया वो उतना ही भरोसेमंद, उतना ही ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन सिर्फ साइटेशन नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि वो आपके टॉपिक के साथ कितना ज़्यादा जुड़ता है। तो गूगल स्कॉलर के बाद आप दूसरे ज़रूरी रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, जैसे साइंस डायरेक्ट, पबमेड, जॉस्टर, इंटरनेट आर्काइव, शोधगंगा। और अगर आप संगीत से जुड़े विषय में रिसर्च कर रहे हैं तो मेरा एक पहले का बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आसानी से आपको कहाँ रेफरेंसेस मिलेंगे इसको मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे रही हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो अब जब सारा लिटरेचर आप पढ़ चुके हैं,
एक और बड़ा काम आता है जो है उस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो आप एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी एक एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ऑथर का नाम, किसने कब क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, और ज़रूरी नोट्स जो कि आपके रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, वो आप उस एक्सेल शीट में जोड़ सकते हैं। अगर मेरी बात करूं तो मैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट और कभी कभी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं मैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करना पसंद करती हूँ। ये आपको कब काम आता है? ये उस समय काम आता है जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक ही जगह, एक ही एक्सेल शीट में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो डेटा और रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक चुनने और लिटरेचर रिव्यू करने के साथ आपको एक और बड़ा काम करना है जो है खुद की रिसर्च। आप 2 तरीके की रिसर्चेस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल या थेरेटिकल। तो मुख्य बात यह है कि आपकी रिसर्च का जो परिणाम है वह सोसाइटी के लिए और आपके फील्ड के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो रिसर्च करते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि आपको एक अच्छे गाइड या मेंटर के मार्गदर्शन में ही काम करना चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर हैं तो आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है, पर यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको गाइड के मार्गदर्शन में ही काम करना चाहिए, जिससे आपके काम को सही दिशा मिले और काम क्वालिटी की दृष्टि से भी अच्छा हो। दूसरी बात, सही मेथडोलॉजी। आपको अपनी रिसर्च टॉपिक के हिसाब से सही मेथडोलॉजी चुननी पड़ेगी ताकि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑथेंटिक हों। तीसरी बात है डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस। तो डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस करने के तरीके साइंटिफिक होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि आप अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी मांग रहा है, तो आप डेटा कलेक्शन और एनालिसिस उसी के हिसाब से करेंगे। या ऐसी स्टडी के लिए आप कंटेंट एनालिसिस या कोडिंग नहीं करेंगे, तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही चुनना पड़ेगा। तो इसलिए मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस का जो टाइप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेप 2, यानी कि आपने रिसर्च पेपर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और आउटलाइन तैयार करना है। देखिए, जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो अगर आप पहले से प्लान बना लें कि किस स्टेज पर क्या करना है तो पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। तो रिसर्च पेपर के साथ भी ऐसा ही है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपके पेपर में कौन से सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन में आप क्या क्या शामिल करेंगे। ज़्यादातर रिसर्च पेपर बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर में होते हैं, जो कि इमरैड फॉर्मेट या IMRDC फॉर्मेट आजकल लोग बोलते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन यानी पेपर की शुरुआत, जिसमें आप बताते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये कैसे लोगों के लिए उपयोगी है, क्या रिसर्च गैप इसमें है। तो आप अपने विषय के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी और उस रिसर्च का उद्देश्य इंट्रोडक्शन में आप देते हैं। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ आप पहले से किए गए रिसर्च की बात करते हैं, यानी और लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्या गैप है। फिर आता है मेथडोलॉजी। इस पार्ट में आप बताएंगे कि आपने कैसे रिसर्च किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, कौन सी मेथडोलॉजी ली है, डेटा कहाँ से लिया है, एनालिसिस टेक्निक क्या थी। ये सब पूरा का पूरा जो आपका रिसर्च करने का तरीका है उसको आप मेथडोलॉजी में बताते हैं। फिर आता है रिसर्च या फाइंडिंग्स। तो यहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स मेंशन करते हैं। आपके रिसर्च में जो भी सामने आया है उसे आप रिजल्ट्स में देते हैं। उसके बाद आता है डिस्कशन, जहाँ आप अपनी फाइंडिंग्स को बहुत डिटेल में बताते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं।
आप अपने तर्क दूसरों की स्टडीज़ के साथ उनका क्या मेल है, कहाँ पर आप दूसरों से भिन्न मत रखते हैं, कहाँ पर आप भिन्न तर्क देते हैं, ये सारा चीज़ आप डिस्कशन में बताते हैं। कई लोग रिजल्ट्स और डिस्कशन को एक ही सेक्शन मानते हैं और वो एक ही सेक्शन में एक साथ यानी रिजल्ट्स लिखते हैं और उसके बाद उन रिजल्ट से जुड़ा डिस्कशन उसके बाद ही देते हैं, तो वो मिक्स कर देते हैं दोनों सेक्शंस को। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। और लास्ट में कुछ लोग कंक्लूजन लिखते हैं, कुछ लोग कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। तो कंक्लूजन में आप अपना पेपर का जो सार है वो बताएंगे, आपने क्या सीखा इस रिसर्च के दौरान और आपकी रिसर्च के बाद आगे क्या किया जा सकता है, और साथ में आप अपनी रिसर्च की लिमिटेशंस और स्कोप भी बता सकते हैं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में लिमिटेशंस एंड स्कोप बताते हैं, आप चाहें तो आप कंक्लूजन में भी बता सकते हैं, आपकी स्टडी का रेलेवेंस भी बता सकते हैं। तो ये था एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रिसर्च पेपर लिखने का। आप सोच रहे होंगे कि यही स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके पेपर को एक लॉजिकल फ्लो देता है। आपकी जो बात है वो सही क्रम में आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ विचार इधर जा रहे हैं, कुछ विचार उधर जा रहे हैं। पढ़ने वाले आपकी बात को आसानी से समझ सकें, तो ये स्ट्रक्चर आपको इस काम में भी मदद करता है कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी बात को एक सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप फोकस में रहते हैं, आप इधर उधर की बात नहीं करते। तो जब आपके पास परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है तो आप उसके अंदर में ही अपनी बातें रखते हैं, आप इधर उधर जो है विचार नहीं भटकाते और आपका पेपर बिखरा हुआ नहीं लगता है। अब बारी है स्टेप 3 यानी फाइनल स्टेज, फाइनल एक्शन, लिखना। तो यहाँ बहुत लोग अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए शुरुआत से। लेकिन याद रखिए, पहला ड्राफ्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए शुरुआत में, वो है केवल लिखना। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी सोच रहे हैं, सब कुछ बस कागज़ पर लिख डालिए। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर का पहला ड्राफ्ट लिखना है, एक बार में पूरा ड्राफ्ट नहीं लिखना है। फिर सेक्शन, एक एक सेक्शन लिखिए। तो इंट्रोडक्शन और मेथडोलॉजी जैसे आसान सेक्शंस हैं, उनको आप पहले लिखिए। फिर लिटरेचर रिव्यू और कंक्लूजन, वो आपको बाद में लिखना है। रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, क्योंकि आपने रिसर्च किया है, इसको आप जब चाहें तब लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन और मेथडोलॉजी, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद रिजल्ट्स और उसके बाद डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स, अगर आप ये फॉर्मेट अपनाएंगे तो आपका लिखना आसान हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एडिटिंग। आपको एक बार ड्राफ्ट बन जाए तो वहाँ रुकना नहीं है, उस ड्राफ्ट को बार बार पढ़ना है, बार बार सुधार करना है। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए, हो सके तो 50 बार रिवाइज कीजिए, 100 बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे उतनी बार आपका पेपर और मजबूत होता जाएगा। तो लास्ट में मैं आपको एडिटिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहला पॉइंट यह है कि आप जब ड्राफ्ट पूरा कर लें तो तुरंत एडिट करने मत बैठिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा नए नज़रिए से अपने पेपर को पढ़िए। और बायस्ड होके नहीं पढ़ना है, आपको एक दूसरा व्यक्ति बन के अपना पेपर पढ़ना है, तो आप ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी सुधार की जगह आपको आसानी से पकड़ में आ जाएंगी अगर आप एक दूसरा व्यक्ति बन के अपना पेपर पढ़ेंगे। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को क्लैरिटी के लिए, उसका जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्लो है, उसके लिए आप चेक करें। आपकी भाषा कितनी साफ है, लोगों को कितना स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, आपको ये ध्यान देना है। आपके विचारों में एक फ्लो आ रहा है क्या, वो भी आपको देखना है। हर एक पैराग्राफ में लिंक बना हुआ है, वो भी आपको देखना है। तो हर एक सेक्शन का फ्लो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है, रिसर्च क्वेश्चन है, उसके साथ
मेल खाना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट यह है कि आप टेक्निकल एडिटिंग भी करेंगे, प्रूफ रीडिंग भी करेंगे, तो जहाँ आपको स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन और अपना जो स्टाइल है लिखने का उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टाइल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एकेडमिक राइटिंग के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप बहुत भारी भरकम शब्द और उलझी हुई क्लिष्ट भाषा का अगर उपयोग करते हैं तो वो लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आप जितना साफ साफ लिखेंगे, जितना सटीक लिखेंगे, उतना ही पढ़ने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप एकेडमिक राइटिंग के रूल्स पढ़ सकते हैं, तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि आप अपने दोस्तों से, अपने मेंटर्स से, अपने फैकल्टी मेंबर्स से आप उनसे रिव्यू करवा सकते हैं अपना पेपर। तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो पेपर है उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। क्योंकि कई बार जब आप खुद का पेपर पढ़ते हैं तो आप बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग जो थोड़ा सा रिसर्च जानते हैं वो आपके पेपर को पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से रिव्यू करेंगे और उनके जो सजेशंस हैं उनको आप पॉजिटिवली लीजिए और अपने पेपर में सुधार कीजिए। तो देखेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया है। तो बस ये थी 3 आसान स्टेप्स में रिसर्च पेपर लिखने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।